हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आर्यांश एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो बाल विकास में शिक्षा शास्त्र से बनने वाले सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो 11 जनवरी 2022 को पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई थी वो किस पर बल देती है? लचीला बहु स्तरीय गति आधारित अधिगम पर देती है, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू है। तो ये तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा क्योंकि केवल दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मानसिक मानकीकरण पर, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे के स्मरण कौशल के मापन पर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही है। लचीला बहु स्तरीगत आधारित पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल देती है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? तो किस पर करती है? एक दूसरे के विचारों को, इच्छाओं को समझने की क्षमता का प्रतिपादन करती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। थोड़ा फास्ट चलेंगे। वायगोस्की की संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? वायगोस्की के संरचनावाद में किसकी अहम भूमिका है? भाषा, परिपक्वता, स्कीमा विकास, इनाम व सजा। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। भाषा पर वायगोस्की के द्वारा भाषा की रचनावाद पर भूमिका का वहाँ भूमिका निभाती है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षक को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया के द्वारा, परियोजना के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा, आत्मा आकलन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है। ए बी एक फर्स्ट कक्षा की अंतःक्रिया के द्वारा, परियोजना के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? जो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति है किसके मूल्यांकन के अनुसार जानकारी देता है? तो ये विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी देता है। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही है। तो रटने की जानकारी नहीं देता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना के प्रदर्शन करने, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी सफलता पुष्ट पहचान की जा सके। तो आपकी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा समावेश में बाधक है? तो कौन सी प्रथा समावेश में बाधक है? तो आपका ऑप्शन शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो प्रथा किस प्रकार की है, बाधक बनती है? तो शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों को भागीदारी की प्रोत्साहित करता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? शैक्षिक स्थानों तक पहुंचने में, अधिकारों के क्षमता, भाग लेने के अवसर, सामाजिक क्षति, अर्थ-ग्रस्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही है। अधिकारों में क्षमता विद्यार्थियों को शामिल लेने में बाधा उत्पन्न करता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अक्षमता संगत के रूप में लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? तो डिस्लेक्सिया के द्वारा प्रभावित करता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करता है? तो विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा से बजाय लिखित परीक्षा दें।
तो असफल विद्यार्थियों को बाधा उत्पन्न करेगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? तो प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता कौन है? धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है। सोचने में सटीकता की आवश्यकता प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता यही है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करने सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी संस्कृत परिवेश में समान करता है। सही विकल्प चुनें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चे एक विकास की प्रगति के उसी उम्र के बच्चे विकास करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी बच्चों का एक समान नहीं होता है। ए और बी दोनों गलत हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने में पहला कूदना व छलांगों मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो ये समीपमुखी पर प्रदर्शित करता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में विकास में कौन से कथन सही नहीं है? तो विकास आनुवंशिक पर्यावरण की अंतःक्रिया उत्पन्न करती है, तो ये बिल्कुल सही है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो यह बिल्कुल सही है। विकास की दर एक समान होती है, तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण क्या है? बच्चे अपनी संस्कृत में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क आर है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व औपचारिक साधनों के जरिए होती है। यह विकल्प चुनें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला फर्स्ट वाला ही सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बच्चों के लिए एक शिक्षक को ऐसी अवस्थाएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीक का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है, मगर बच्चे के समान साइकिल नहीं है, तभी साइकिल शब्द चुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनता है। पूर्व परंपरावस्थागत, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पर, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था पर, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था पर। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सा चरण है? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का चरण है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वायगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो लेव वायगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ये ज्ञान के निर्माण की सक्रियता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसमा अच्छा कहती है कि क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कॉर्वर के अनुसार नैतिक विकास किस चरण को स्पष्ट करता है? तो ये पारंपरिक चरण को स्पष्ट करता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है।
प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एक समान होता है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। पाठ्यचर्या मानवीकरण होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है। पाठ्यचर्या मानवीकरण प्रगतिशील शिक्षा की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? कल्पना, मानचित्र से, संदर्भहीनता से, रूपरेखीकरण से, सशक्तिकरण से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही है। किससे बचना चाहिए? संदर्भहीनता से बचना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कारण अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत है, तनाव है, जिज्ञासा है, भय है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला है, बोरियत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उसकी संज्ञानात्मक क्षमता पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने एक शिक्षक निम्नलिखित में किसके विकास को सुसंगत बनाता है? घोषणात्मक ज्ञान को, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को, अधिक संज्ञात्मक रट कर याद करने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही सही है। घोषणात्मक ज्ञान को विकास को सुसंगत बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में से किस महत्व पर बल देता है? तो ये आपका सक्रियात्मक जुड़ाव और बातचीत पर बल देता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थी को भ्रमित करें, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर दें और उन्हें नकल करने के लिए कहें। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। तो ये सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे संकेत दें कि जो प्रासंगिक स्कीमा को संरचना को प्रासंगिक सक्रिय करें। तो आपका सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कथन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थी को उसकी भ्रांतियों को और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देता है। तर्क है, भ्रमित और वैकल्पिक अवधारणाओं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। यह विकल्प चुनें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अधिगम और असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो आपका डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिगम और असंतत लाचारी वह महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों में परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक प्रेरक का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए, एक गतिविधि के रूप में रुचि के कारण बाध्य है, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं क्लास को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।